हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं फीचर्स एंड अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो फीचर्स हैं, जिसमें हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें जो पॉलिसी में हमें दिया गया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, न्यू फिजिकल पॉलिसी, न्यू मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहले न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। अब ये जो पॉलिसी है 24 जुलाई 1991 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की थी। तो इसकी मेन फीचर्स क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। इस पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट किया गया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम किया गया। जो पहले पब्लिक सेक्टर में यूनिट्स आती थी उनको प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले पब्लिक सेक्टर में 17 यूनिट्स थी, अब सिर्फ 2 यूनिट्स ही हैं। कौन कौन सी हैं? एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा जो 6 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया। उनके कुछ 6 यूनिट्स जो रिवाइज वो हो सकती हैं, उनके लिए नेशनल रिन्यूअल फंड सेटअप किया गया। प्राइवेटाइजेशन और एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो इस पॉलिसी में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको क्या किया गया? एक्सपैंड किया गया, एनकरेज किया गया। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर थे वो लॉसेस पे जा रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे लगा कि जो पब्लिक सेक्टर है लॉसेस पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, क्यों ना उनको प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो 17 सेक्टर से सिर्फ 2 सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर रह गए और बाकी सारे जो है वो प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिए गए। डीरेगुलेशन ऑफ द लिबरलाइजेशन। इस यूनिट में क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन कर दी गई पॉलिसी में। लिबरलाइजेशन कैसे? कि जो लाइसेंसेस पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि किसी भी प्राइवेट यूनिट को लाइसेंस लेना ज़रूरी है, वो लाइसेंसिंग जो है ख़त्म कर दी गई। अब सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी। अदर देन 5 इंडस्ट्री दे नॉट रिक्वायर्ड एनी लाइसेंस। कौन सी 5 इंडस्ट्री? एल्कोहल, सिगरेट, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड हजार्ड्स केमिकल्स। देन रिलैक्सेशन फ्रॉम द मोनोपोली एक्ट। पहले जो था MRTP एक्ट बनाया गया था, हमने पहले भी किया है, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसमें क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर था उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। इसलिए लगाई गई थी ताकि वो अपनी मोनोपोली ना क्रिएट करे। अब इस एक्ट को भी ख़त्म कर दिया गया। ये जो एक्ट है इसको ख़त्म कर दिया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस पॉलिसी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया गया। पहले सिर्फ 40% था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का शेयर, अब 100% हो गया। ठीक है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी प्रायोरिटी सेक्टर में भी अलाउ कर दी गई। इसके लिए जो फेरा एक्ट था उसको रिप्लेस करके फेमा एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। फेरा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, इसके अलावा फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट सेटअप किए गए ताकि जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है इंडिया में इंपोर्ट की जा सके। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो इसके अलावा न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है तैयार की गई। अब जो नई पॉलिसी थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, इसमें क्या क्या किया गया? न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी लिबरलाइजेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया। जो फॉरेन ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव किया गया। ओपन कंपटीशन को एनकरेज कर दिया गया। ठीक है, नई एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2002 to 7, देन 4 to 9, 9 to 14, 5 ईयर्स पॉलिसी स्टार्ट की गई। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इंडियन इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कस्टम ड्यूटी और जो टैरिफ थे उनको भी कम कर दिया गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को रिमूव करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए, काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई गई। न्यू फिजिकल पॉलिसी हमने पहले भी किया था। जो फिजिकल पॉलिसी होती है दैट इज़ रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इसे हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं।
91 से पहले जो हमारा फिजिकल था वो डेफिसिट में जा रहा था। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो थे वो इनकम से ज़्यादा थे। तो नई पॉलिसी तैयार की गई। नई पॉलिसी में जो टैक्स रेट्स हैं उनको कम कर दिया गया। ठीक है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है कुछ डेवलपमेंट होता है कुछ नॉन डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट खर्चा हो गया जिसमें कि इकॉनमी की डेवलपमेंट हो रही है। जैसे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री पे कोई खर्चा किया तो वो क्या हो गया, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गया जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट जस्ट वेलफेयर फॉर द पीपल कर रही है, पर इसे हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नई फिजिकल पॉलिसी में जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उनको कम किया गया। रिडक्शन इन सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज थी उनको भी रिड्यूस किया गया। एक्सटर्नल बोरोविंग्स पे जो हम डिपेंड करते थे उसको भी कम किया गया। तो डिस्करेज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है कि डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को डेफिसिट कब होता है, जब एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। उसको ख़त्म करने के लिए आरबीआई क्या करती है, नए नोट इशू करती है, उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। पहले जो है ये डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। नई पॉलिसी में इसको डिस्करेज किया गया। जो टैक्स प्रोसीजर है उसको भी सिंप्लीफाई कर दिया गया। देन आ गया न्यू मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी पर भी स्ट्रेस दिया गया। ये जो पॉलिसी है कौन तैयार करता है, आरबीआई तैयार करती है। क्यों करती है, ताकि इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। ठीक है, तो उस टाइम पे नई मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई जिसमें बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको चेंज किया गया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट में भी रिडक्शन की गई। क्यों की गई, ताकि मतलब कि की गई ताकि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हो सके। इसके अलावा अनप्रोडक्टिव लोन को डिस्करेज किया गया। ठीक है, कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए वो कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई। अब हमने कंपोनेंट तो कर लिए, अब इनका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, या हम कह सकते हैं कि इन फेवर। तो ये देन आ जाएंगे अगेंस्ट। पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फ़ायदा क्या हुआ। पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, लिबरलाइजेशन हुई, जो ज़्यादा मतलब कि चेक्स एंड कंट्रोल्स थे, जो लिमिट्स लगाई हुई थी वो सारी ख़त्म हो गई। ठीक है, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर्स थे उनको बंद कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। अब क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन कर ली, ग्लोबलाइजेशन में हमने किया कि जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आई। टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और क्वालिटी प्रोडक्ट बनने लगे। इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, लिबरलाइजेशन होगी, ग्लोबलाइजेशन होगी, तो उससे क्या हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले से बढ़ गया। एक्सपोर्ट बढ़ने से बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हुआ। कंट्रोल ऑन प्राइसेस, इसके अलावा प्राइसेस पे कंट्रोल हुआ। वो कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट ने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस को कम कर दिया। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इंडिया में आ गई, जिससे प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज हो गई। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से प्राइसेस अपने आप कंट्रोल हो गए। रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस हुआ। अभी हमने फिजिकल पॉलिसी पढ़ी है जिसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स ली फिजिकल डेफिसिट को रिमूव करने के लिए। तो उससे क्या हुआ कि फिजिकल डेफिसिट पहले से कम हो गया। इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई, उससे मॉनेटरी पॉलिसी आई, इंडस्ट्री पॉलिसी आई, जिससे क्या हुआ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आई। इससे 100% अलाउ कर दी कि एफडीआई, हमने पहले पढ़ा इस पॉइंट में। तो उससे क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ गई। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई।
इंडस्ट्री डेवलपमेंट कैसे हुई, क्योंकि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी वो भी ख़त्म कर दी गई। सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी था। अब उससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर था उसकी एफिशिएंसी पहले से इम्प्रूव होगी। पहले तो वैसे जो पब्लिक सेक्टर थे 17 थे, वो रिड्यूस होकर 2 रह गए। इसके अलावा जो सिक यूनिट्स थे उनके लिए भी फंड क्रिएट किया गया, और जो बाकी की यूनिट्स रह गई उनके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना ज़रूरी हो गया। जो मैनेजर्स थे वो साइन करते थे कि दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर। टैक्स कलेक्शन में पहले से इम्प्रूवमेंट होगी। हमने किया कि फिस्कल पॉलिसी में टैक्स रेट पहले से कम होगी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर हो गया, जिससे टैक्स कलेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट होगी। ये मिडिल क्लास के लिए भी फेवरेबल पॉलिसी थी। क्यों? क्योंकि इससे टैक्स रेट पहले से कम हो गई हैं। ठीक है, कई लग्जेरियस गुड्स हैं जैसे एसी, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, वो भी अब रीज़नेबल रेट पे मिलने लग गए। क्यों मिलने लग गए? क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री पहले से इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है तो वो कैसे इंक्रीज़ होगी? इसके लिए पर्सन्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे ना, तो उससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट भी पहले से इंक्रीज़ हो गई। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट, अब इसका कुछ नुकसान भी हुआ है। क्या मतलब कि इसके न्यू पॉलिसी के अगेंस्ट आर्गूमेंट्स कौन से हैं? लेस इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर, अभी हमने सारी पॉलिसी पढ़ी है, एग्रीकल्चर पे कहीं कोई स्ट्रेस नहीं दिया गया, इन्होंने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया। लॉस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, क्योंकि लिबरलाइजेशन होगी, ग्लोबलाइजेशन होगी, मल्टीनेशनल कंपनीज को इन्वेस्ट किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया गया, बट जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उनको नुकसान हुआ। मोर डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन डेट, हम लोग क्या है ज़्यादा फॉरेन लोन्स और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट हो गए। अब क्या हुआ कि जो ग्लोबलाइजेशन से जो टेक्नोलॉजी थी वो हम इजीली इंपोर्ट कर सकते थे, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते थे, जिससे क्या हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपनी मोनोपोली क्रिएट करनी शुरू कर दी। वो उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे, वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते थे, जिससे रीजनल इम्बैलेंसेस शुरू हो गया। कंपटीशन विद डोमेस्टिक यूनिट्स शुरू हो गया। अब डोमेस्टिक यूनिट्स के पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो उनको compete नहीं कर पाती थी। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की हम पॉइंट पहले भी कर चुके हैं कि जब लिबरलाइजेशन होगी, ग्लोबलाइजेशन होगी, तो जो बाहर से फॉरेन से चीज़ आ रही थी वो थोड़ी लग्जेरियस कंफर्ट्स और लग्जरी गुड्स आनी शुरू होगी, जिससे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इंडिया में शुरू हो गया। लोगों ने उन चीज़ों को खरीदना शुरू कर दिया जो उनके लिए नेसेसरी नहीं थी, और बेसिक चीज़ों की डिमांड पहले उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि डेमोन्स्ट्रेटिव गुड्स की डिमांड इंक्रीज हुई। मोर इम्पॉर्टेंस टू दी प्राइवेटाइजेशन, इस पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया। ठीक है, हमें प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है लॉसेस पे जा रहे थे, पर जो पर्पज़ है पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का दोनों का डिफरेंट है। पब्लिक सेक्टर का मेन पर्पज़ वेलफेयर ऑफ पीपल है, और प्राइवेट सेक्टर का मेन पर्पज़ प्रॉफिट कमाना है। तो वो जो पब्लिक सेक्टर वाला पर्पज़ है वो तो ख़त्म हो गया, मीन्स वेलफेयर ऑफ पीपल का जो पर्पस था वो ख़त्म हो चुका है। अब प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस देने से वेलफेयर ऑफ पीपल वाला कंसेप्ट ख़त्म होने से क्या हुआ कि मीन्स लोगों की एक्सपेक्टेशन जो गवर्नमेंट से थी वो कम होने लगी। ठीक है, देन प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अराइज होगी। वो क्यों अराइज हुई अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम? क्योंकि टेक्नोलॉजी बाहर से आ गई। वो टेक्नोलॉजी जो थी वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी थी, लेबर इंटेंसिव नहीं थी, जिससे क्या हुआ कि जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए काम ख़त्म हो गया। देन इग्नोर सोशल वेलफेयर, ये हमने पहले भी किया कि सोशल वेलफेयर जो है इग्नोर हुआ है।
प्रमोट कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर, तो इसमें इकोनॉमिक पावर जो है कुछ हाथों में आ सकती थी क्योंकि लिबरलाइजेशन होगी, ग्लोबलाइजेशन होगी। तो ये तो थे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ऑफ द पॉलिसी। अब हम करेंगे क्या अचीव किया। पहले हमने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, अब हम करेंगे भी कितनी ग्रोथ हुई। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ये है अचीवमेंट्स एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो क्या क्या हमने अचीव किया। सबसे पहले नेशनल इनकम इंक्रीज हुई। ठीक है, तो इट्स ग्रोइंग रेट इज 8% पर एनम। ठीक है, तो इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पहले से काफ़ी इंक्रीज हुई। ठीक है, इन 16-17 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट 6.8, ग्रोथ रेट केम डाउन इन 17-18 6.1। अदरवाइज जो है ओवरऑल देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पहले से काफ़ी ग्रो हुई है। इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी पहले से काफ़ी ग्रो हुआ है। कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो है पहले से काफ़ी कम हुआ है। टेबल शो करता है कि पहले जो था इन्फ्लेशन 12% था 1991 में, और अब कितना रह गया 3.6 रह गया। तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हुआ है, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ हुई है। 17-18 में थोड़ी कम हुई है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट जो है पहले से काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एक्सपोर्ट काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ग्रोथ रेट जो थी 28.3% थी। ठीक है, देन 2004 to 5 23.5 थी, फिर ये राइज होके 28.5 होगी। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी पहले से काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ये जो है हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा है। इससे पहले जो हमने किए थे वो पॉजिटिव पॉइंट थे भी, इकोनॉमिक पॉलिसी का फ़ायदा क्या हुआ, कितना हुआ, वो इन पॉइंट्स में दिया हुआ है। ठीक है, विद डाटा दिया हुआ है। रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट था वो पहले से रिड्यूस हो गया। नाउ शॉर्ट कमिंग्स, नुकसान क्या हुआ। लेस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो क्या हुई, कम हुई है। ठीक है, पहले से काफ़ी कम हुई है। सब्सटेंशियल इंक्रीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हुई है और इंपोर्ट जो नहीं इंक्रीज होना चाहिए था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, और जो पावर्टी एलिवेशन थी वो फेल होगी। मीन्स पावर्टी रिमूव होनी चाहिए थी इतने सालों में, इतनी अच्छी पॉलिसी के बाद, बट वो अभी तक रिमूव नहीं हुई है। ओवरऑल इंक्रीज इन अनएम्प्लॉय, हम लोग कहते हैं कि लिबरलाइजेशन हुई है, प्राइवेटाइजेशन हुई है, उससे क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, पर हाँ ओवरऑल देखें तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट वो कह रहा है 4.35 करोड़ पीपल अनएम्प्लॉयड हैं। लॉस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उनका मतलब कि कंपटीशन शुरू हो गया मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ, वो उनको compete नहीं कर पाई, ओवरऑल वो लॉसेस पे जाने लगी। ठीक है, तो ये थी फेल्यूअर्स ऑफ द पॉलिसी। पहले हमने की अचीवमेंट्स ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी। किस लिए आई थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसके कुछ फ़ायदे भी हुए और कुछ नुकसान भी हुए। ठीक है, तो पूरा चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो हमने पहले फीचर्स की थी वो इंडिविजुअली प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकता है, पूरी मतलब फीचर्स में तीनों पॉइंट्स भी आ सकते हैं। और ये नई पॉलिसी के कंपोनेंट्स प्लस इसकी अचीवमेंट्स, इवैल्यूएशन भी इसको बोलते हैं। अगर इवैल्यूएशन आती है तो आप अचीवमेंट्स और फेल्यूअर ही बोलोगे। अगर आपने पिछली वीडियोस देखनी इस चैप्टर की तो आप आई बटन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।